हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 भारतीय भवन बुक से रिलेटेड। तो आइए हम लोग देख लेते हैं भारतीय भवन बुक का चैप्टर नंबर 2 का लघुत्तरीय प्रश्न। और इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर के जो भी आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी का आंसर क्वेश्चन करवा रखा है, ऑब्जेक्टिव, खाली जगह भरने वाले और मिलान करने वाले। तो वो सभी का वीडियो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप उसको देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन चेक करने हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है इस तरीके से कि निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में आपको डिफाइन करना है। तो आपको पता ही होगा कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। शॉर्टली हम बता दें तो तत्व वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों में या फिर से विभक्त नहीं होता है। यौगिक दो पदार्थों के मिलने से बनता है और मिश्रण एक या एक से अधिक पदार्थों के परस्पर संयोग से बनता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जस्ता। जस्ता आपका क्या है? तो जस्ता आपका तत्व है, ठीक है ना, क्योंकि इसको दो या दो से अधिक पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह इसमें टूटने की जो क्षमता है वो नहीं होता है। उसके बाद समुद्र का जल। समुद्र का जल क्या है? आपका मिश्रण है, इसमें नमक मिला होता है या और भी पदार्थ मिले होते हैं जिसके कारण ये मिश्रण है। फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपका क्या है? यौगिक है। उसी तरीके से मिट्टी की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, इसलिए मिश्रण होता है। फिर साबुन की बात करें तो साबुन आपका क्या है? यौगिक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे साबुन को मिश्रण मार देंगे, तो यह मिश्रण नहीं होगा क्योंकि इसमें रासायनिक प्रक्रिया इसमें भाग लेता है जिसके कारण ये यौगिक बन जाता है और इसमें बहुत से केमिकल को मिला करके बनाया जाता है, इसलिए यौगिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसी का है, कोयला। कोयला आपका क्या है? तो कोयला आपका तत्व है। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या मारेंगे? मिश्रण। मिश्रण करने का मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोचेंगे कि कोयला में क्या होगा, कार्बन होता है, साथ में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे वो नहीं होगा क्योंकि कोयला क्या है? एक तत्व है, ठीक है ना। क्यों? किसका तत्व है? तो ये कार्बन का, आपको तो पता ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो कागज। कागज क्या है? आपका मिश्रण है। तो उसके बाद अल्कोहल की बात करें तो ये आपका यौगिक है। ग्रेफाइट आपका तत्व है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की पहचान करना है। तो आइए देख लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की पहचान। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ये वो ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें अस्थायी चेंजेज होता है। अस्थायी करने का मतलब कुछ समय के लिए चेंज होता है, फिर वो पुनः उसी अवस्था में चला आता है। लेकिन रासायनिक की बात करें तो यह वैसा परिवर्तन होता है जो एक बार परिवर्तन हो जाए तो दोबारा नहीं लौट कर आता है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि एक बच्चे का विकास है, कौन सा है? भौतिक है, रासायनिक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर हम लोग बात करें दूध का दही बनना, तो ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लकड़ी का जलना, ये क्या है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि लकड़ी जब जल जाएगी तो उसके बाद फिर से आप लकड़ी नहीं बना सकते हो, लेकिन मोम जब पिघल जाएगा तो उसको फिर से आप किसी न किसी शेप में उसको फिर से ढाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से क्लियर किया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर बताओ। तो आप इसको इस तरीके से भी अंतर कर सकते हो, दोनों तरफ लाइनिंग खींच करके, या आप एक तरफ तत्व को लिखेंगे, एक तरफ यौगिक। लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्टली बताने की कोशिश किया है। क्यों? क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बताया कि तत्व और यौगिक में निम्नलिखित दो अंतर इस प्रकार से। फर्स्ट नंबर में तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। जो तत्व होता है ना, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। लेकिन अगर वही हम लोग बात करें यौगिक का, तो ये विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। फिर उसी तरीके से तत्व सूक्ष्म कण, तत्व का जो सूक्ष्म कण होता है उसको हम लोग परमाणु कहते हैं, जबकि यौगिक का जो सूक्ष्म कण होता है उसको हम लोग अणु कहते हैं। तो इस तरीके से हमने दो दो अंतर दोनों में बता दिया। आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते थे। कहने का मेरा मतलब क्या है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, एक तरफ इधर कर दो तत्व और इधर कर दो आप यौगिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी बना सकते थे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मिश्रण के किन्हीं दो गुणों को लिखें। तो चलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा?
मिश्रण के दो गुण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट गुण है कि मिश्रण के बनने में ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आप मिश्रण बनाओगे तो उसमें ऊर्जा नहीं लगेगा, न के बराबर। जैसे कहने का मतलब आप शरबत बना रहे, उसमें बहुत ज्यादा तो ऊर्जा नहीं लग रहा है और न ऊर्जा निकल रहा है, न ऊर्जा वहां पे खपत हो रहा है। फिर उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मिश्रण के जो द्रव्यमानक होते हैं, द्रव्यमानक, क्वथनांक आदि सभी निश्चित नहीं होते। मिश्रण के जो द्रव्यमानक, क्वथनांक होते हैं ये सभी निश्चित नहीं होते हैं। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है, ये इसका गुण है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि विलेय और विलायक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या उत्तर जाएगा, विलेय और विलायक में निम्नलिखित अंतर है। जैसे यहाँ पे विलेय किसे कहेंगे, तो जो पदार्थ द्रव में घुल करके विलयन बना दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। लेकिन अगर विलायक की बात करें तो ये द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है, यानी इसमें ही किसी पदार्थ को घुलाया जाएगा, तो ऐसे चीज को विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में विलेय को समझे तो पानी में जो नमक घुल जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलेय। लेकिन यहाँ पे पानी नमक को घुला रहा है तो पानी को हम लोग क्या कहेंगे, विलायक। ठीक है ना, पानी को क्या कहेंगे, विलायक। कहने का मतलब जो अपने में विला ले उससे विलायक, और जो दूसरों में विल जाए उसे हमको क्या कहेंगे, विलेय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर में हमने लिखा है कि ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु का ही बना होता है, इसलिए हम इसको समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि किन्हीं 4 उपयोगी मिश्रणों का उल्लेख कीजिए। तो हमने यहाँ पे किया है 4 उपयोग में आने वाले मिश्रण इस प्रकार हैं, जिनमें फर्स्ट देख सकते हो दूध, ये आपका मिश्रण है और इसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज यूज में लाते हैं, रोज उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण होता है। उसी तरीके से हम आगे बात करें तो वायु, एयर जिसको बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का ये मिश्रण होता है। फिर अगर हम लोग बात करें स्याही, इंक, यह जल तथा एक से अधिक रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक, स्याही। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 को समझा दिया। चौथा जो आपका है वो मिश्र धातु, जिसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, या किसी धातु का या अन्य धातु या अधातु के साथ बना मिश्रण होता है। जैसे आप पीतल समझ सकते हो, पीतल तो शुद्ध धातु का नहीं बना होता है, उसमें सोना की बात करें, पीतल भी ऐसे मिला होता है, तांबा जस्ता, ठीक है ना, तांबा जस्ता। और यहाँ पे हम सोना की बात करें तो सोना में भी मिला होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिश्र धातु देख सकते हैं, ऐसे सभी मिश्रण का ही निर्माण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जलीय विलयन और अजलीय विलयन से आप क्या समझते हैं, यानी दोनों का आप डेफिनेशन देकर समझा दीजिए कि जलीय विलयन ये होता है और अजलीय विलयन वो होता है। तो हमने भी यहाँ पे वही चीज किया है उत्तर में कि किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे हम लोग जलीय विलयन कहते हैं, जबकि वैसे पदार्थ जो जल के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में घुलाकर बनाते हैं, अन्य द्रव्यों में घुलाकर बनाते हैं, उसे हम लोग अजलीय विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों को समझ लिया, जलीय विलयन और अजलीय विलयन किसे कहेंगे या क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि वास्तविक विलयन की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वास्तविक विलयन की 2 विशेषताएं इस प्रकार से है। नंबर फर्स्ट में कि वास्तविक विलयन पूर्णतः समांग होता है, और समांग के मतलब आप तो समझते होंगे, जरा कमेंट सेक्शन में लिख कर भी बता देना समांग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सेकंड में कहता है कि इसके कणों का जो आकार होता है वो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के रूप में होता है या क्रम में होता है। तो इस विलयन का यही पहचान है वास्तविक विलयन का, कि इस तरह से जो आपको विलयन दिखाई देंगे उसको आप लोग कौन सा विलयन कहेंगे, वास्तविक विलयन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि असंतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, क्या कहलाएगी, असंतृप्त विलयन कहलाती है। कौन से विलयन, असंतृप्त विलयन। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। क्या होगा, इसमें विलय की और अधिक मात्रा घुला दिया जाए, यानी उसमें क्षमता था 5 का, तो अब यहाँ पे और ज्यादा घुल करके 10 हो जा रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। ध्यान रखना है आपको।
ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कहा गया कि असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आपको डिफाइन कर देने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उसको आप लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। कहने का मतलब क्या है कि जो विलेय है ना, उस विलेय में और ज्यादा घुला दीजिए जो विलयन आपने तैयार किया है, तो ऐसी चीज को आप लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। लेकिन जो संतृप्त विलयन होता है वो कहता है कि किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी पहले से ही घुली हो, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो ऐसे विलयन को आप क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि अति संतृप्त विलयन क्या है। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे कि वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि इसमें विलेय की मात्रा पहले से तो घुली है लेकिन और भी अधिक घुली हुई हो। जैसे कहने का मतलब पहले से 2 ग्राम घुला हुआ था, तो अब यहाँ पे कितने ग्राम होने चाहिए, 5 से 6 ग्राम होने चाहिए। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। चलते क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि किसी पदार्थ की विलेयता की परिभाषा लिखें। विलेयता पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको लिख देने हैं। तो सबसे पहले आइए इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो विलेयता क्या होता है, एक निश्चित ताप या दाब पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझ लेना कि एक निश्चित ताप या दाब पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम जो मात्रा होगी उसको हम लोग किसको, जो घुली हुई होगी उस विलेय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब आइए इसका हम लोग देख लेते हैं कि ताप और दाब पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो द्रव में होता है, द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, किंतु द्रव में किसी गैस की विलेयता पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हमने यहाँ पे दाब को देखा, अब ताप को देख लेंगे। कहता है कि ताप बढ़ने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, किंतु द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। यानी कहने का मतलब कि जब द्रव में गैस की विलेयता को आप चेक करोगे तो यहाँ जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो ये घट जाएगी। ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना और इसको 1 2 3 बार जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है ना कि आपको 2 अलग अलग परख नली दिया गया है और एक में आपको नमक का जल भर दिया गया है, ठीक है ना, और दूसरे में संतृप्त विलयन रख दिया गया है। तो आपको पहचान करना है कि कैसे करोगी। तो चलिए उत्तर इसका देख लेते हैं। तो यह जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विलयन को संतृप्त है या असंतृप्त, उसमें थोड़ा सा क्या करना होगा, विलेय पदार्थ डाल देना होगा और डालने के बाद कांच की छड़ से आप उसको अच्छी तरह मिला देंगे। और यदि घुल जाता है, यानी जो आपने विलेय पदार्थ डाला है यदि वो उसमें घुल जाता है तब वो विलयन क्या होगा, असंतृप्त होगा। और अगर नहीं हुआ तो वो कौन सा हो जाएगा, संतृप्त। तो इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 15 में, कोलाइडी विलयन क्या है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, वह विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। जैसे दूध, टूथपेस्ट, कुहासा, बादल इत्यादि, ये सभी कौन से विलयन के अंतर्गत आएंगे, कोलाइडी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया पायस, जेल, एरोसोल और झाग, तो इनका उत्तर देना है। तो पायस में क्या आएगा, पायस में ये आपका दूध आता है। जेल की बात करें तो मक्खन, और भी इसका एग्जाम्पल है लेकिन एक एक देना है, तो हमने यहाँ पे एक ही दिया है। एरोसोल की बात करें तो एरोसोल में कुहासा आ जाएगा, बादल आ जाएगा, आपको ध्यान में रखने हैं। उसी तरीके से झाग की बात करें तो झाग में साबुन आ जाएगा, डिटर्जेंट पाउडर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हमने
दे दिया। तो आज के सीरीज में बस इतना ही रखेंगे, फिर अगले चैप्टर नंबर 3 का हम लोग यहाँ पे उत्तर आंसर देखेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह का वीडियो का अपडेट हमको आपको समय समय पर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।